प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार या तो अर्श पे नहीं तो फर्श पे। ऐसा टिकट देंगे, अपने कैंडिडेट हमारे ऐसे होंगे जिनकी 2 पीढ़ियां राजनीति में नहीं होंगी। उसमें एक साफ संदेश उन्होंने दिया है कि भाई राघोपुर से हम चुनावी मैदान के शंखनाद करेंगे। ईबीसी से 17 लोग आते हैं, ओबीसी से 11 लोग आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से 8 से 9 लोग हैं और जनरल से 6 से 7 लोग हैं। प्रशांत किशोर दूर की सोच रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर यहाँ पे जीतने वाली मार्जिन हासिल कर सकते हैं या वो सिर्फ वोट को डेंट करेंगे, ये तो आने वाले समय में ही हमको पता चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर भी पूरा दमखम दिखा रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो कि इस चुनाव में उतरने वाले हैं। उसी लिस्ट की समीक्षा करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, उपेंद्र और गुंजेश। उपेंद्र, पहला सवाल यही, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा था, मतलब एक तरह से संदेश दिया था कि इस पहली लिस्ट में उनका नाम भी शामिल हो सकता है। ना तो वो लिस्ट पेश करने के लिए खुद सामने आए हैं, 51 लोगों का नाम जो है जिनकी घोषणा हुई है, और ना ही इस लिस्ट में उनका नाम है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, वो बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं और उन्होंने एक ये मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं कि जिस तरह से आरोप लग रहा था कि इन्हीं के अंडर में पार्टी चलती है, जो चाहते हैं उनको टिकट मिलता है, जो जिसको चाहते हैं वो टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक आरोप था उनके ऊपर। उन्होंने ये आरोप धुलने की कोशिश की है पिछले कई महीनों से, ये बता के कि नहीं मैं चाह रहा था कि लोग चुनाव लड़े, हम न लड़ें, लेकिन पार्टी का दबाव है, अगर पार्टी हमको कहेगी तो हम लड़ेंगे। तमाम प्रकार के एलिगेशन, तमाम प्रकार के अपनी सफाई में पेश कर रहे थे। आज वो दिखा भी। देखिए कि एक पार्टी का मुखिया ही जब कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो रहा है वो नहीं आया है ना, तो वो ये बताता है कि देखो टिकट हमने नहीं दिया है, पार्टी ने तय टिकट किया है। और एक इससे और चीज़ होगी, जैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार या तो अर्श पे नहीं तो फर्श पे, 10 से कम नहीं तो 150 से ऊपर। अगर इन टिकट बंटवारे में अगर वो 10 से नीचे वाली स्थिति आती है तो वो कहेंगे कि देखो पार्टी ने टिकट दिया था, हमारा सिर्फ सहमति थी कि ठीक है जो आप कह रहे हैं उनको हम टिकट दे रहे हैं। पहले जैसा अभी गुंजेश भाई ने बताया कि 100 सीटों की उन्होंने घोषणा की थी कि 100 सीटें, लेकिन 51 सीटें, उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई वो सनातन परंपरा को लेकर बड़ा, वो कहते हैं कि सनातन परंपरा तो 51 बड़ा महत्व रखता है। इसीलिए आप लिस्ट, जब हम लोगों के पास पहले लिस्ट वो आई है, देखेंगे कि स्क्रीनशॉट यानी कि ऊपर कुछ है और नीचे ज़रूर है, वो सीटें हैं, तो 51 शुभ माना जाता है, इसलिए शायद वो 51 सीटों का उन्होंने पहले किया है। और इसमें कई नाम हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन गुंजेश भाई बताएंगे कि इस लिस्ट में क्या खास है, कितनी महिलाएं हैं, कितने अल्पसंख्यक समाज से लोग हैं, क्योंकि वो कहते रहे हैं कि महिलाओं की हम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, अल्पसंख्यक समाज की सुनिश्चित करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम जोड़ दें, फिर आप गुंजेश भाई के पास जाइएगा कि आप देखिए कि लिस्ट, जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम जाति से ऊपर होके चुनाव लड़ेंगे चुनावी मैदान में, लेकिन आप देखेंगे इनकी पूरी लिस्ट में तो पूरा जातीय समीकरण भरा पड़ा है। आप गुंजेश भाई बताएंगे। गुंजेश जी, देखिए आपने अपने पिछले कई लाइव में साफ साफ कह ही दिया है कि ये अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं इस चुनाव के, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर हुए तो 51 का इन्होंने शगुन कर दिया है। क्या अरविंद केजरीवाल की तरह जीत भी पाएंगे? हाँ बिल्कुल, पहले तो ये 51 का शगुन, बल्कि जो घोषणा कर रहे थे उन्होंने कहा ही कि हमारी बात हुई और कहा गया कि आज दिन 51 का ही घोषणा करना चाहिए। तो ये एक बार फिर से जो उपेंद्र इसको सनातन परंपरा कह रहे थे, मैं इसको मानता हूँ कि थोड़ी रिग्रेसिव चीज़ें हैं, जिसको राजनीति से जितनी जल्दी दूर हो जाए वो उतनी अच्छी है। पर खैर ठीक है, 51 सीटों की घोषणा उन्होंने की है और इसमें से 13% यानी 7 सीटों पर, 51 में 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और 8 यानी 17% 16% सीटों पर महिलाओं को स्थान दिया गया है। लेकिन जैसा कि प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि हम ऐसा टिकट देंगे, अपने कैंडिडेट हमारे ऐसे होंगे जिनकी 2 पीढ़ियां राजनीति में नहीं होंगी। तो पहला ही उन्होंने आज जो शुभारंभ किया है 51 सीटों का, उसमें आरसीपी सिंह जो जदयू के पुराने नेता थे, उनकी बेटी को टिकट दिया गया है। तो और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये लिटमस टेस्ट होगा कि प्रशांत किशोर की उम्मीदवारों की सूची में कौन लोग आते हैं और वो कौन
कहाँ किस तरह के उम्मीदवार देते हैं, इस पर हम लोग आगे और बात करेंगे। लेकिन बुनियादी बात यही है कि कुल 51 सीटों में 13% मुस्लिम उम्मीदवार दिए गए हैं, जो कि निश्चित रूप से एक अच्छा फिगर माना जाएगा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को लेकर। और लेकिन देखना होगा कि वो उम्मीदवार किन सीटों पर दिए गए हैं और वहाँ किसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत थी उन सीटों पर, और वो किसको डेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। और 16% महिलाओं को टिकट देना भी, जिसमें कि और एक थर्ड जेंडर भी है शामिल। तो कुल मिलाकर अगर सोशियो इकोनॉमिक लिहाज से देखा जाए तो यह अच्छा बंटवारा दिखता है। राजनीति में कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, वो इस लिस्ट से मुझे लग रहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन तो यही पड़ रहा है कि जिस तरह से उन्होंने कहा उससे बिल्कुल अलग वो चल रहे हैं। लेकिन उपेंद्र, ये भी साफ है कि बड़े बड़े लोगों के लिए वो पूरी नीति बना चुके हैं, रणनीति बना चुके हैं, कैसे कहाँ क्या करना है, एक एक चीज़ वो बारीकी से तय कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, तो अपने लिए तो कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं है। देखिए, उनका नाम हमें लग रहा है कि जो 2 सीटों को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा तो मैं अपनी जन्मभूमि से लड़ूंगा या कर्मभूमि से लड़ूंगा। तो जन्मभूमि वो रोहतास से आते हैं, रोहतास उनकी जन्मभूमि है। रोहतास ज़िले के हो रहा था कि करगहर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि वहाँ उनके लिए एक मुफीद सीट भी हो सकती है। ब्राह्मण समाज, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको बार बार एक टैग दिया जाता है कि आप पांडे हैं पिताजी उनके, तो आप पांडे नहीं लगाते हैं। तो वो बताते भी हैं कि जाति हमारी ना कमजोरी है ना हमारी उत्साह वाली चीज़ है, तो हम उसको नहीं मानते। लेकिन ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि वो करगहर विधानसभा से चुनाव लड़े, क्योंकि वहाँ जो फैक्टर है वहाँ ब्राह्मण समाज सबसे ज़्यादा फैक्टर है। और उन्होंने करगहर से नाम की घोषणा की है। आप सोचिए किस नाम की, रितेश पांडे। रितेश पांडे भोजपुरी स्टार हैं और वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। और वो कहा जाता है कि प्रशांत किशोर के साथ जब ये चुनावी सोच रहे थे तो रितेश पांडे पहले व्यक्ति थे जो उनके साथ आए थे। तो रितेश पांडे को करगहर से उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। और मुझे लगता है कि ये अच्छी स्ट्रेटजी है, चूँकि स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग तो बहुत छोटे हैं। और प्रशांत किशोर कितनी स्ट्रेटजी लगाए होंगे वो तो आप देख रहे हैं सीटों के बंटवारे से, कि जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई हम जाति पाति में विश्वास नहीं रखते, उन्होंने जातीय तय किया है कि किस क्षेत्र में, किस विधानसभा में कौन सी जाति का उम्मीदवार है। आप जागृति ठाकुर की बात कर लीजिए, मोरवा से विधानसभा चुनावी मैदान में रहे। उनके दादा कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, तो जागृति ठाकुर को उन्होंने टिकट दिया है। मोरवा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ 2 फैक्टर, दलित और मुस्लिम आबादी बहुत बड़े रूप में चुनावी फैक्टर को तय करती है। मोरवा से पिछली बार आप 2020 में आप विधानसभा देखेंगी तो वहाँ से आरजेडी ने चुनाव जीता था। लेकिन मोरवा अभी हाल ही की 2009 में बनी विधानसभा सीट है। तो वहाँ पिछले 2 बार से शुरुआती की 2 बार जेडीयू जीती। जेडीयू इसलिए जीती क्योंकि वहाँ दलित जो समाज है और मुस्लिम समाज है, दोनों कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए लॉयल था तब। लेकिन बाद में जब 2020 में जब नीतीश कुमार के साथ खेला हुआ एलजेपी और जो चिराग पासवान की पार्टी अलग होकर चुनाव लड़ी, वही जो सीट काटी 23,000 सीट वो वोट काटी थी एलजेपी ने, उनके सहारे आरजेडी वहाँ मैदान में आ गई। तो मुझे लगता है कि जागृति ठाकुर को उतार के उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है। कर्पूरी ठाकुर एक बहुत बड़ा नाम है, आप जानते ही हैं। कर्पूरी ठाकुर को अभी मिला भी है, पुरस्कार भी मिला है, तो भारत रत्न सबसे बड़ा ओहदा जो भारत का होता है मिला है। तो ऐसे कई नाम हैं, 2-3 नाम और भी हैं। रितेश पांडे का हमने बता ही दिया, जागृति ठाकुर को बता ही दिया, गुंजेश भाई ने, लता सिंह जो आरसीपी सिंह की बेटी हैं। आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी सलाहकारों में आप कहिए, वफादारों में कहिए, केंद्रीय मंत्री रहे। लेकिन उनका क्या हश्र हुआ वो बाद में, लेकिन उन्हीं के साथ आरसीपी सिंह और ये दोनों साथ कहे जाते हैं। जब चुनाव जो साथ आए थे 2015 में, आरसीपी सिंह भी उतना ही करीब थे जितना प्रशांत किशोर करीब थे। तो दोनों का एग्जिट जेडीयू से एक ही टाइम पे हुआ। कहा जाता है कि दोनों बीजेपी के करीब लाने की कोशिश कर रहे थे, वो क्या मामला था वो जाने। लेकिन हाँ, उन्होंने तय कर दिया है कि जो ये सीट है, हम बिहार में जिस जाति से ऊपर उठ के हम चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है, दिखा दिया इस लिस्ट से कि नहीं, जाति फैक्टर तो है। इसीलिए उन्होंने, आप देखिए कि हर एक जाति से, पहली जो दृग नारायण प्रसाद हैं, 70 साल के वृद्ध, 65 साल के वृद्ध व्यक्ति हैं, वो वाल्मीकि नगर से, जिनको पश्चिमी चंपारण से उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। वो थारू समाज से आते हैं। आप देखिए
कि छोटे छोटे माइनर माइनर समाज से लेके नट समाज से एक महिला है नेहा नटराज करके हैं वो, उनको भी टिकट दिया। आप सोचिए कि नट समाज से उन्होंने कहा भी कि पहला उम्मीदवार होंगे जो नट समाज से आएंगे विधानसभा में, तो कैसे कैसे चिन्हित किया है। ऐसे एक संदेश भी जाएगा कि भाई ये सर्व समाज की पार्टी है प्रशांत किशोर की, है ना। तो उन्होंने एक बहुत ही पुख्ते तौर पे, और जहाँ तक उनके टिकट की बात रही तो आप टिकट देखिए कि उसमें एक साफ संदेश उन्होंने दिया है कि भाई राघोपुर से हम चुनावी मैदान के शंखनाद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और राघोपुर किसका क्षेत्र है? आरजेडी में भी तेजस्वी यादव। तो आप सोचिए कि हमें लग रहा है कि अगर भले वो प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरें या ना उतरें, या हमें लगता है कि जैसा उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि सबसे अंतिम पायदान की अंतिम लिस्ट का अंतिम नाम प्रशांत किशोर का हो, ये कहने के लिए कि देखो भाई पार्टी में हम मुखिया नहीं है, पार्टी तय करती है कि कब को क्या टिकट देना है। तो हमें लग रहा है कि राघोपुर एक सीट है, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि अगर लड़ना होगा तो मैं नीतीश कुमार के खिलाफ सामने लड़ूंगा, तेजस्वी यादव के सामने लड़ूंगा। अगर नीतीश चुनावी मैदान में होंगे तो हम वहाँ से लड़ेंगे, अगर तेजस्वी राघोपुर से तो राघोपुर से हम लड़ेंगे। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या राघोपुर से आते हैं या नहीं आते हैं। गुंजेश जी कुछ कहना चाह एक रहे बार हैं? मैं जातीय समीकरण जो इन 51 सीटों की है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना है इसको। तो इस 51 लोगों की सूची में 7 लोग SC ST समाज से आते हैं, EBC से 17 लोग आते हैं, OBC से 11 लोग आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से 8 से 9 लोग हैं, और जनरल से 6 से 7 लोग हैं। तो पूरी तरह से इस समीकरण का ख्याल रखा गया है। अब एक बार मैं उन सीटों की चर्चा कर लेना चाहता हूं जहां पर जो 7 मुस्लिम उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने खड़े किए हैं। ये सीटें हैं बेनीपट्टी, कोचाधामन, अमौर, बायसी, महिषी, दरभंगा रूरल और पारसा। जिला बताएंगे तो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ से। हाँ, जिला मैं आपको बता देता हूँ। समझने में आसान। बेनीपट्टी मधुबनी में है। यहाँ से उन्होंने दूसरे चरण में चुनाव। हाँ, दूसरे चरण। कि पहले चरण में अभी सीटों की नहीं है, लेकिन दूसरे चरण में इन्होंने दे दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत किशोर दूर की सोच रहे हैं। बेनीपट्टी के उम्मीदवार इन्होंने मोहम्मद परवेज आलम को दिया है टिकट। जो दूसरा किशनगंज कोचाधामन की सीट है, वहाँ से उन्होंने अबू फजन फारूक को टिकट दिया है। तीसरा पूर्णिया का जिला है अमौर, विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया जिले में पड़ता है, वहाँ से अफरोज़ आलम को टिकट दिया है प्रशांत किशोर ने। बायसी से टिकट दिया है मोहम्मद शाहनवाज अली को, और महिषी से शमीम अख्तर को, दरभंगा रूरल से शोएब खान को, और फिर पारसा से मुसैब मेहताब हैं, उनको टिकट। अब इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, अब देखिए कि इसमें से एक सीट छोड़कर, सिर्फ जो बेनीपट्टी की सीट है उस पे बीजेपी और एक महिषी, इन 2 सीटों को छोड़कर बाकी 3 पर AIM के उम्मीदवार जीते थे। यानी वो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पे मुस्लिम मतदाता डोमिनेट करते हैं, और जो AIM से जीते उम्मीदवार थे वो बाद में RJD में चले गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने कोचाधामन, अमौर और बायसी से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दूसरा जो दरभंगा रूरल से RJD का उम्मीदवार जीता था, सिर्फ 2141 वोट से जीता था, और JDU को हराया था RJD, दरभंगा रूरल से RJD ने। वहाँ पर इन्होंने मुस्लिम वोट दिया है। इसमें RJD का भी जो उम्मीदवार था वो भी मुस्लिम था, तो और JDU का उम्मीदवार नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं आते थे। तो ये मैं सिर्फ एक स्ट्रैटेजी किस तरफ जा रही है, वो किस तरफ डेंट करना चाहते हैं, हम इन चीज़ों से, इन समीकरणों से समझ सकते हैं। पारसा में भी RJD जीती थी, वहाँ पे 10% से ज़्यादा का मार्जिन रहा था, करीब 17,000 वोटों से RJD का उम्मीदवार जीता था वहाँ पर, और JDU के उम्मीदवार को हरा कर जीता था। तो ये 7 सीटें हैं, 7 में अधिकतर में सिर्फ बीजेपी को, बेनीपट्टी को छोड़ दे जहाँ से बीजेपी जीती थी, 16% वहाँ पे मुस्लिम आबादी है, और उस 16% आबादी में 50% वोट जब बीजेपी वहाँ से जीती थी तो बीजेपी को बेनीपट्टी से 50% वोट मिले थे। तो यहाँ मुझे नहीं लगता बेनीपट्टी में प्रशांत किशोर का मुस्लिम उम्मीदवार कोई ज़्यादा डेंट कर पाएगा जो पुराने आंकड़े देखने, लेकिन कोचाधामन, अमौर, महिषी, दरभंगा रूरल और पारसा में डेफिनेटली ये जो पुराने जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको डेंट करने की कोशिश करेंगे। और
फिर से वही लाइन कि क्या प्रशांत किशोर यहाँ पे जीतने वाली मार्जिन हासिल कर सकते हैं या वो सिर्फ वोट को डेंट करेंगे, ये तो आने वाले समय में ही हमको पता चलेगा। एक बड़ा सवाल यह है कि सर्व समाज की छवि जो है वो ये दिखाना चाहते हैं अपनी पहली लिस्ट के जरिए, फर्स्ट इंप्रेशन यही डालना चाहते हैं, सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, ये भी 51 के शगुन से बताना चाहते हैं। लेकिन क्या जो दो फैक्टर्स माने जा रहे थे कि अपनी इस लिस्ट में एक तो वो जो उनकी यात्रा में सबसे पहले लोग उनके साथ थे उनका नाम शामिल होगा या नहीं, और दूसरा फैक्टर कि हर जाति के अलावा क्या हर वर्ग से वो लोग उठाते, क्योंकि वो जिस तरह से कॉमन मैन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे एक और थे। जो बड़े पब्लिक फिगर हैं, जैसे पटना में बहुत मशहूर गणित के शिक्षक हैं केसी सिन्हा। हम लोगों ने सबने बचपन में जिसने भी कभी किसी कंपटीशन की तैयारी की होगी अंक गणित की, तो वो केसी सिन्हा का अंक गणित ही हमने पढ़ा है। उनको टिकट दिया है। फिर मुजफ्फरपुर से उपेंद्र जी का जिक्र कर रहे हैं, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका अपना नाम है। तो इस तरह के बड़े पब्लिक फिगर को भी शामिल करने की कोशिश की गई है। अब वो चुनाव में कितना कन्वर्ट हो पाता है, कितना वोट खींच पाता है, ये तो आने वाले जैसे जैसे समय अपनी गति पकड़ेगा वैसे अधिक स्पष्ट हो पाएगा। बिहार की राजनीति को देखते हुए उपेंद्र, महिलाओं को लेकर भी प्रशांत किशोर बहुत मुखर रहे हैं, और अपनी पत्नी को जब इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने महिलाओं की सभा में, तब भी कहा था कि महिलाएं ही हैं जिनकी वजह से हम जीवन में कुछ कर पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है पहली लिस्ट में वो छवि भी नजर आ रही है कि हाँ, महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं। बिहार की राजनीति को देखते हुए कि महिलाओं को हमेशा पिछड़ा ही माना गया है, उनको आगे ज्यादा लोग नहीं लाते, वो घूंघट के पीछे पति ही सरकार चलाते हैं। तो यहाँ कुछ लग रहा है कि बदलाव ज्यादा हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से मेघना, आप देखेंगे तो 51 अगर में से अगर 8 मतलब 16% की हिस्सेदारी अभी वो लेके आ रहे हैं। आगे जब लिस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे आगे अभी 243 सीटों की बाकी जो सीटें हैं उन पे बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से वो महिलाओं की भागीदारी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ तक उन्होंने जो बातें कही हैं। लेकिन आप देखिए, राजनीति दो चीज़ों की होती है, एक परसेप्शन की और एक आंकड़ों की। परसेप्शन में हम सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने ये दिखाया है कि कैसे राजनीति हम वैकल्पिक राजनीति कर रहे हैं बिहार में। जो बिहार की राजनीति दो ध्रुवों में थी, एक महागठबंधन या तो एनडीए, या तो नीतीश कुमार या लालू प्रसाद, उनमें इन्होंने तीसरे विकल्प के रूप में अपने को स्थापित करने की कोशिश की है। अभी रिसेंटली 2 महीने की पॉलिटिक्स को हम देखें, इससे पहले बहुत लोग, अब हम भी नहीं कहते थे कि प्रशांत किशोर आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक वैकल्पिक राजनीति की एक परिभाषा उन्होंने दी है कि नहीं है। आंकड़ों की बात वो करते हैं, जैसा वो कहते हैं कि मान लीजिए कि 72% लोग या तो महागठबंधन या तो एनडीए, बाकी 28% कहाँ लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो वो वही कहते हैं कि उन 28% को हम लेके आएंगे। तो अगर वो 28% आते हैं तो मामला त्रिकोणीय होगा। अगर त्रिकोणीय होगा, जैसे गुंजेश भाई बता रहे थे कि जो 3 सीटें हैं AMIM वहाँ जीती थी, वहाँ इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। उन्होंने क्या कहा? प्रशांत किशोर ने यही कहा कि जो MI समीकरण को लेकर RJD कहती है कि हम मुस्लिमों के बड़े हितैषी हैं, तो हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि हम जहाँ कैंडिडेट मुस्लिम उतारेंगे वो कैंडिडेट मत उतारें, और जहाँ वो उतारेंगे हम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तीसरा जो आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, आप देखिए कि जो आंकड़े गुंजेश भाई बता रहे हैं कि इस सीट पर 2000 से मार्जिन सिर्फ था, एक सीट पर सिर्फ 5% का मार्जिन था। अगर वो मुस्लिम उम्मीदवार कैंडिडेट उतारे हैं तो आप सोचिए कि दूसरे टर्म में, यानी कि सेकेंड फेज में वहाँ इलेक्शन होने हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, ये जो इलाका है, सुपौल, जो इलाका है पीछे एकदम किनारे किनारे, वो सेकेंड फेज में है। लेकिन उन्होंने सबसे पहला ऐलान उन्होंने किया है सेकेंड फेज का, उन्होंने मुस्लिम सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो इससे ये बताता है कि वो परसेप्शन के साथ ही वो आंकड़ों पे भी वो उन्होंने ध्यान दिया है कि भाई परसेप्शन तो है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अगर वो आंकड़े देखिए 2 चीज़ों से कटेंगे, या तो नीतीश कुमार की पार्टी जो लॉयल थे कि ठीक है भाई हम नीतीश कुमार के साथ हैं, भले नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, हम हैं, लेकिन अब जो नीतीश कुमार से नाराज हैं मुस्लिम, और एक वैकल्प सोच रहा है कि भाई AMIM तो उसको बी टीम का टैग लग गया है बीजेपी को, तो हम तो उधर भी नहीं जा सकते। तीसरा वो सोचता है कि हमारा वोट तो ले लेती है RJD, लेकिन हमारा काम नहीं करती है, और सत्ता में नहीं आई तो हम क्या करेंगे। तो प्रशांत किशोर की तरफ वो आंकड़े देख रहे हैं कि मान लीजिए कि 10 में से अगर 3 भी मुस्लिम अगर हमको देता है तो 30% तो दे दिया ना हमको वोट, तो अगर 30% दे दिया तो लड़ाई में तो हम आ गए। तो ये प्रशांत किशोर बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनका खेल यही है कि परसेप्शन के साथ आंकड़ों पर ध्यान दे। आज जो ये इन्होंने जो 51 सीटों पे उतारा है, ये साफ दिखता है कि उन्होंने दोनों चीज़ों का राजनीति में ख्याल रखा है।
जाहिर तौर पर पहली लिस्ट जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ से प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से ही सामने लाई गई है। अभी महागठबंधन और एनडीए की तरफ से सिर्फ चर्चा की जा रही है। गुंजेश जी, अगर आपको अपनी बात कोई रखनी हो। नहीं, अब फिर हम लोग आगे चर्चा जी। करते रहेंगे इस पर। अभी ताज़ा महागठबंधन ताज़ा और एनडीए में बता दें कि भी कपर फुटबॉल चल रही है ना। मुकेश सहनी और हाँ, महागठबंधन में ये मुकेश सहनी कह रहे हैं कि ठीक है, हमको 60 नहीं दोगे ना तो एक काम करो, पहले ऐलान करो कि डिप्टी सीएम दोगे। ठीक है, सीपीआईएम कह रही है कि नहीं भाई, हम देखो हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और उस स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर हमको सीटें नहीं दोगे तो बड़ा मुश्किल में पड़ जाओगे। तो यहाँ का कांग्रेस अपना डींगे हाँक रही है। कांग्रेस भी अड़ी हुई है कि भाई नहीं, हमको ये उस समय तो हमको बरगला के तुमने 90 सीटें दे दी और जो मन किया वही सीटें दे दी, जहाँ हारना था जीतना था कोई था ही नहीं। तो हम उन सीटों को चिन्हित करेंगे, हम सीट चिन्हित करेंगे, तुम नहीं सीट। तभी यहाँ का कपड़ फरोल चल रही है। एनडीए में भी वही आ रहा है। चिराग कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमको सीटें मन मुताबिक 34 सीटें चाहिए, नहीं तो नहीं। जीतन राम मांझी अलग वो अपना, हाँ, वो कह रहे हैं कि दे दो न्याय दो, अगर आधा दो 15 ग्राम थे तो वो अपना कर रहे हैं। तो उधर भी कपर फुटबॉल चल रही है, इधर भी। तो दोनों अपने सेट करने में लगे हैं। काफी कुछ होना है। देखना ये है कि जिन उम्मीदवारों की सूची घोषित की गई है उसमें से कितने बैलेट या ईवीएम तक पहुंचते हैं। बिहार में ये खेल भी काफी चलता है और हमने देखा है कि सूरत में, गुजरात में बीजेपी के क्या टैक्टिक्स रहे हैं और कई जगह पे उम्मीदवार लास्ट मिनट में भी चेंज होते हैं। हाँ, ये तो हम बोलने वाले थे। तो क्योंकि ये जनसुराज के भी जो ये उम्मीदवार हैं, आप फाइनल मत मानिए, क्योंकि प्रशांत किशोर भी नजरे गड़ाए होंगे कि मान लीजिए कि कहीं बीजेपी से टिकट नहीं मिला, बीजेपी से अगर टिकट नहीं मिला, अगर वो अच्छा कैंडिडेट है, अगर वो ग्राउंड का आदमी है, तो वो लास्ट वक्त में वो बदल सकते हैं, ये भी बदल सकते हैं। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, इसीलिए 51 सीट। प्रशांत किशोर के पास एक अच्छी प्रिविलेज कह लीजिए या एक अच्छा मौका कह लीजिए कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, पहली बार चुनावी मैदान में जा रहे हैं, तो जिसको मन करा टिकट वो एक एनालिसिस के तौर पर उन्होंने दिया है। तो इसमें बगावत बड़ी कम है। संभावना हाँ, कम है। कम वो है। हालांकि आज जब ये टिकटों की घोषणा हुई तो थोड़ी बहुत नारेबाजी वहाँ पर भी हुई है। जो टिकटार्थी थे और जिनको टिकट नहीं मिला है उन्होंने थोड़ा प्रदर्शन किया और कुछ आरोप लगाए। हालांकि ये आरोप तो बहुत ही सामान्य है और लगते ही हैं। मज़ेदार यही होने वाला है कि जैसे जैसे चुनाव गति पकड़ेगी, प्रशांत किशोर का फैक्टर कितना फैक्टर इन करता है बिहार चुनाव में, ये ज़्यादा साफ होता जाएगा। किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे, और किंग मेकर बनेंगे तो किसके लिए बनेंगे, ये देखने वाली बात है। और ये बिहार की राजनीति है। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही।